सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 150 जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। मेरे आंसर देने से पहले ही अपने एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला हवाई जहाज कब आया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में आया था। भारत का पहला हवाई जहाज जो है वो 1911 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका सही जवाब है प्रतिभा ताई पाटिल थी हमारे भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति। अब दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सोलार पावर स्टेशन कहाँ बना। सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य में बना था भारत का पहला सोलर पावर स्टेशन है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव जयंती किस धर्म में मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब है सिख धर्म में। गुरु नानक देव जयंती जो है वो सिख धर्म में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में पूजा का मुख्य स्थान क्या है। तो है मंदिर। हिंदू धर्म में पूजा का जो मुख्य स्थान होता है उसे मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में ईद अल फितर कब मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब है रमजान के अंत में। रमजान जब महीना ख़त्म होता है उसके अंत में ईद अल फितर मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूजा का स्थान क्या कहलाता है। तो उसे मंदिर या तीर्थ कहते हैं। जैन धर्म में पूजा का जो स्थान है उसे मंदिर या तीर्थ कहते हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में मुख्य देवता कौन है। तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म में जो मुख्य देवता है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न, गजन किस प्रकार का संगीत है। तो वो है सूफी भक्ति। गजन जो है वो एक सूफी भक्ति है। अगला प्रश्न, भारत में हरियाणवी लोक संगीत में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वो है ढोलक। भारत में हरियाणवी लोक संगीत में प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो है ढोलक। इस तरह से ढोलक होता है। अगला प्रश्न, सूरत राजस्थान गुजरात में कौन सा लोक संगीत लोकप्रिय है। तो वो है ढोलक और भांगड़ा। ढोलक और भांगड़ा जो है वो प्रसिद्ध है राजस्थान गुजरात। सूरत तो गुजरात में ही आता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध रबाब वाद्य का प्रयोग किस संगीत में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय में। भारत में प्रसिद्ध रबाब वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय में होता है। तो इस तरह से होता है रबाब वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न, भारत में शहनाई किस अवसर पर प्रयोग होती है। तो वो होती है विवाह के अवसर पर। भारत में जो शहनाई है वो विवाह के अवसर पर प्रयोग में लाई जाती है। तो यह है शहनाई। अगला प्रश्न है, भारत में आलाप और तान का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है। तो वो हम करते हैं शास्त्रीय संगीत में। भारत में आलाप और तान का जो प्रयोग है हम शास्त्रीय संगीत में करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि तीज किसके उत्सव के लिए मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब है सुहागिन महिलाओं का व्रत है। सुहागन महिलाओं का व्रत होता है तीज का उत्सव। अगला प्रश्न, छठ पूजा किस नदी के किनारे मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। छठ पूजा जो है वो गंगा नदी के किनारे मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पोंगल का त्यौहार किसका प्रतीक है। तो वो है सूर्य देव का प्रतीक है। पोंगल का त्यौहार सूर्य देव से संबंधित है। अगला प्रश्न, नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है।
तो वो है गरबा नृत्य, जिसे डांडिया भी कहते हैं। वो नवरात्रि के दौरान प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, नाग पंचमी किसका त्योहार है? तो वो है नाग देवता का। नाग पंचमी जो है वो नाग देवता का त्योहार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि गणेश चतुर्थी का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो वो आता है मुंबई। गणेश चतुर्थी का जो मुख्य केंद्र है वो है मुंबई। अगला प्रश्न, मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो वो कृष्ण लीला पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य जो है वो मुख्य रूप से कृष्ण लीला विषय पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य का पारंपरिक स्वरूप क्या कहलाता है? तो उसे मंदिर नृत्य कहते हैं। ओडिसी नृत्य का पारंपरिक स्वरूप जो है वो मंदिर नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में लोक नृत्य किस उद्देश्य से होता है? तो भारत में लोक नृत्य होने का जो उद्देश्य है वो तो त्यौहार भी है, विवाह भी है और उत्सव भी है। तो ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा कहता है कि सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है वो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य। पंजाब राज्य में प्रसिद्ध है ये भांगड़ा लोक नृत्य, जो कि ग्रुप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा नृत्य जो है वो गुजरात राज्य का है, जिसे डांडिया भी कहते हैं। और गरबा नृत्य जो है वो स्पेशली नवरात्रा के टाइम किया जाता है, जो कि 9 दिन चलता है। अगला प्रश्न, ढोल ताशा नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है ढोल ताशा का। इस तरह से ढोल ताशा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि FAO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास। FAO का मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास। अगला प्रश्न है, IMF और वर्ल्ड बैंक किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए थे? तो वो था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए थे IMF और वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है कि IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले तो IAEA क्या होता है देख लिया, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है IAEA का फुल फॉर्म। तो और उसका जो मुख्यालय है वो है वियना में। उसका मुख्यालय है वियना शहर में। अगला प्रश्न, IAEA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य होता है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। जितने भी देशों के पास परमाणु ऊर्जा है उसका एक शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग होता है IAEA का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को किस संगठन के अंग है? तो वो UN के अंग है, यानी यूनाइटेड नेशंस के अंग है WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को। अगला प्रश्न है, WTO का स्थापना कब हुई? WTO यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। उसकी स्थापना हुई थी 1995 में, यानी 1995 में हुई थी उसकी स्थापना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि विकास और वित्तीय सहायता के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो वो संगठन है नाबार्ड। कृषि विकास और वित्तीय सहायता के लिए नाबार्ड संगठन जो है वो काम करता है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा नियामक आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य होता है बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में नियमन। बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में नियमन होता है ऊर्जा नियामक आयोग का मुख्य कार्य। अब अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य होता है रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा। रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा होता है RPF का मुख्य कार्य, यानी रेलवे पुलिस फोर्स। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो वो होता है प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य। प्राकृतिक आपदाओं में बचाव और आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए कौन सा संगठन है?
तो उसके लिए है CSIR। CSIR रिस्पॉन्सिबल है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए संगठन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए। आतंकवाद और आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 सितंबर के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 27 सितंबर को हम हर साल विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 18 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें तो वो हम मनाते हैं 9 जनवरी के दिन। अब 9 जनवरी को मनाने का कारण ये है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। तो उनके इसी महान प्रवास को ध्यान में रखते हुए हम हर साल 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम 21 मई के दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाते हैं 11 दिसंबर के दिन। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर के दिन हम हर साल विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 29 अगस्त को। अब 29 अगस्त को भी हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है और इन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है मेजर ध्यानचंद जिनकी जयंती आती है 29 अगस्त के दिन और उन्हीं की याद में हम खेल दिवस मनाते हैं। और खेल दिवस के दिन ही राष्ट्रपति द्वारा खेल पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को हर साल राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 14 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है साहित्य के क्षेत्र से। बुकर पुरस्कार का जो संबंध है वो साहित्य के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न बुकर पुरस्कार किस भाषा की पुस्तकों के लिए दिया जाता है? तो वो है अंग्रेजी भाषा के पुस्तकों के लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है पत्रकारिता और समाज सेवा। मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता और समाज सेवा से संबंधित है। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो हम देते हैं फिलीपींस। फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका संबंधित है आध्यात्मिकता से। टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है सिनेमा के क्षेत्र से।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो है खेल के क्षेत्र से। एकलव्य पुरस्कार का जो संबंध है वो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब है 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो क्षेत्र है सिनेमा का क्षेत्र। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके नाम पर है? तो वो है भारतीय सिनेमा के जनक के नाम पर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो है जयदेव। गीत गोविंद के जो लेखक है वो है जयदेव। अगला प्रश्न है राग दरबारी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के जो लेखक है वो है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है मैला आंचल के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु है मैला आंचल के लेखक। अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो वह है अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के जो लेखक है वो है अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि निर्जा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। निर्जा के जो लेखक है वो है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है उर्वशी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है दिनकर। उर्वशी के जो लेखक है वो है दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर है उर्वशी के लेखक। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब है 11। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल के खेल में। अगला प्रश्न है फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों में एक बार होता है? तो वो 4 साल में एक बार होता है। फुटबॉल का जो खेल है वो 4 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन करता है? तो वो करता है फीफा। फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है वो फीफा करता है। अगला प्रश्न है टेनिस में लव का क्या अर्थ है? तो वह है 0 अंक। टेनिस में लव का जो अर्थ है वो है 0 अंक। अगला प्रश्न है विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है टेनिस के खेल से। विंबलडन टूर्नामेंट का जो संबंध है वो टेनिस के खेल से होता है। नेक्स्ट है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होते हैं? तो वो होते हैं 4 टूर्नामेंट। टेनिस के ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं। अगला प्रश्न है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो होता है विंडोज़। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है विंडोज़। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस जो है वो है कीबोर्ड। अगला प्रश्न, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है एमएस वर्ड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है एमएस वर्ड। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो वो मुख्य कार्य है संसाधनों का प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है वो है संसाधनों का प्रबंधन। अगला प्रश्न है विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो है प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस कहते हैं प्रिंटर को। अगला प्रश्न है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो उसे पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। याद में रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ पर ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न रक्त के धक्के जमाने में कौन सहायक होता है? तो वो होता है प्लेटलेट्स। रक्त के धक्के जमाने में प्लेटलेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो
वो होती है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत ग्रंथि, जो कि ये वाली है। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो होता है अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय यानी होता है पैनक्रियास, तो ये वाला भाग है पैनक्रियास। अगला प्रश्न है कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वो होता है इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज़ नामक रोग होता है। क्योंकि इंसुलिन का जो कार्य होता है वो होता है कि हमारे रक्त यानी रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखना। अगर इंसुलिन कम है तो वह नियंत्रित नहीं रख पाएगा, जिसमें इससे रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी और जिससे मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है 120 से 80 mmHg के बीच में होता है। मानव शरीर में जो रक्तचाप है वो 120 से 80 mmHg के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि संयोजकता किससे संबंधित है? तो उसका संबंध है इलेक्ट्रॉन से संयोजकता का। सो ये होता है इलेक्ट्रॉन और इससे संबंधित है संयोजकता का। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब है 4 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, आयनिक बंध किसके बीच बनता है? तो वो धातु और अधातु के बीच में बनता है। आयनिक बंध जो है वो धातु व अधातु के बीच में बनता है। अब अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक बंध किसके बीच बनता है? तो इसका सही जवाब है अधातु और अधातु के बीच में बनता है। सहसंयोजक बंध जो है वो अधातु और अधातु के बीच में बनता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। वही अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो 6 से लेकर जो 0 तक है वो अम्ल दर्शाता है और इसी का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। नेक्स्ट है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का जो स्वाद है वो कड़वा होता है। क्षार का स्वाद होता है कड़वा, जो कि 8 से लेकर 14 तक के बीच में होता है ये क्षार यानी अल्कलाइन। अगला प्रश्न है कि सबसे कम घर्षण किस में होता है? तो सबसे कम घर्षण है लुढ़कने वाला घर्षण। सबसे कम घर्षण है लुढ़कने वाला घर्षण। अगला प्रश्न है कि दर्पणों में प्रतिबिंब बनने का नियम किस पर आधारित है? तो वो आधारित है परावर्तन पर। दर्पणों में प्रतिबिंब बनने का जो नियम है वो परावर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो बनाता है वास्तविक व आभासी दोनों। वास्तविक व आभासी दोनों बनाता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है रेटिना में। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो बनता है रेटिना में यानी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शून्य देशांतर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है इंग्लैंड देश से होकर। शून्य देशांतर रेखा जो है वो गुजरती है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस महासागर में स्थित है? तो वह है प्रशांत महासागर में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य रूप से जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो वो है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो कि है प्रशांत महासागर में स्थित, ये है मेरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो झील है कैस्पियन सागर। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर, ये है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत का पठार। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर।
अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सही जवाब है दक्कन का पठार। भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड राज्य में। छोटा नागपुर पठार जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की पश्चिमी तटरेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे मालाबार तट कहते हैं। भारत की पश्चिमी तटरेखा को मालाबार तट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पूर्वी तटरेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत की पूर्वी तटरेखा को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। भारत का जो सबसे बड़ा समुद्र तट है वो है आंध्र प्रदेश में स्थित। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के 3 स्तंभ क्या है? तो वो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है नई आर्थिक नीति के 3 स्तंभ। अगला प्रश्न है उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है आर्थिक नियंत्रण कम करना। उदारीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आर्थिक नियंत्रण कम करना। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया? तो वो आया था 1948 में, यानी 1948 में आया था भारत का पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव। अब अगला प्रश्न है कि लघु उद्योगों का विकास किसके अंतर्गत आता है? तो वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है लघु उद्योगों का विकास। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो वो हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सार्वजनिक क्षेत्र का जो विस्तार है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है नीति आयोग। भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो नीति आयोग करता है। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? तो वो भाग 4A में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A में। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 11। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो टोटल 11 है। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो वो है भाग 4 में। नीति निदेशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। अगला प्रश्न, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान के लिए किस संविधान से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो अमेरिका देश से ली गई है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था जो है वो अमेरिका देश से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो है जेम्स वॉट ने किया था। भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वॉट ने किया। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? तो वह 1775 में शुरू हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1775 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो वह 1776 में की थी। अमेरिका ने स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो 1776 में की। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो वो है जॉर्ज वॉशिंगटन थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था फ्रांसीसी क्रांति का नारा। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस वाइसराय के समय में हुआ? तो वो हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ बंगाल विभाजन। अब अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई सन 1906 में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका
सही जवाब हो जाएगा ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि भी बांग्लादेश का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो वो है एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत 1915 में लौटे थे स्थायी रूप से। 9 जनवरी 1912 को दक्षिण अफ्रीका 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी स्थायी रूप से लौटे थे भारत। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो सही जवाब है दीन ए इलाही। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि इबादत खाना कहाँ स्थित था? तो इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में स्थित था। इबादत खाना जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित था। अगला प्रश्न है कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो वो है मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, जबकि बिरबल, तानसेन और अबुल फजल ये तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा? तो सही जवाब है अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। याद में रख लेना है, अबुल फजल है अकबरनामा के लेखक। अगला प्रश्न है कि जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो इसका सही जवाब है नूरजहां। जहांगीर की जो पत्नी थी वो थी नूरजहां। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण आगरा में। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो वो कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो वो है प्राकृत भाषा में। अशोक के जो शिलालेख है वो है प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो वो है सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। याद में रख लेना है, यह है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उसके रचयिता है मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने भारतीय समाज का विवरण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो वह है जॉन बेयर्ड। जॉन बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अब अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो वो थे अल्फ्रेड नोबल। सर अल्फ्रेड नोबल थे डायनामाइट के आविष्कारकर्ता, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो है टॉरिसेली ने किया। बैरोमीटर का जो आविष्कार है वो टॉरिसोली ने किया था। टॉरिसोली। और बैरोमीटर का जो उपयोग है हम दबाव मापने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।